नमस्कार मित्रों, मैं आशीष अवस्थी आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं वंदन अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा पथ पे करता हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, कल के वीडियो में मैंने भारतीय संविधान के संबंध में भारतीय संवैधानिक विकास को लेकर 2 एक्ट पढ़ाए थे, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट कल बताया था। उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हुए भारतीय संवैधानिक विकास के संबंध में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो भी एक्ट बनाए गए हैं, उनके संबंध में आज हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आज की हम शुरुआत करते हुए 1833 का चार्टर एक्ट से आज हम शुरुआत करेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि सबसे पहले हम हमारे लिए जानना होगा कि बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। जैसा कि हमको पता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पहले बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। जो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि रॉबर्ट क्लाइव था। उसके बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हमने पढ़ा कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, जो सबसे पहले वारेन हेस्टिंग्स बना था। कल की वीडियो में ये चीज़ हमने पढ़ी थी। वहीं आज हम देखेंगे 1833 के चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, जिसमें सबसे पहला गवर्नर भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल बनता है विलियम बेंटिक। कौन बनता है? विलियम बेंटिक। अच्छा, यहाँ से 2 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं कि बंगाल का अंतिम बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? वो भी ये विलियम बेंटिक था। अगर हम बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल की बात करेंगे तब भी विलियम बेंटिक आंसर होगा, और अगर भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करेंगे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की, तो उसमें भी आंसर हमारा विलियम बेंटिक हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त किया गया। जैसे कि हमने पिछले अधिनियम 1813 के चार्टर एक्ट में हमने पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को तो समाप्त किया गया था, परंतु चीन के साथ और चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा था। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के तहत उसका पूर्णतः व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। अब दूसरे निकाय भी भारत में व्यापार करने के लिए स्वतंत्र थे। आगे बढ़ते हम देखते हैं कि विधि आयोग की स्थापना की गई। विधि आयोग यानी कि एक लॉ कमीशन की स्थापना की गई, जिसका पहला अध्यक्ष मैकाले बनाया गया। मैकाले। अच्छा, मैकाले के संबंध में एक बात और जान लेना आवश्यक है हमारे लिए कि मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता भी कहा जाता है। मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हम देखते हैं कि ब्रिटिश नागरिकों को भूमि खरीदने की आजादी मिली। प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि ब्रिटिश नागरिकों को भूमि खरीदने की आजादी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाए गए किस अधिनियम से मिली? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1833 के चार्टर एक्ट से। अच्छा, यहाँ एक चीज हम और देखेंगे कि 1784 के बाद हमने यहाँ पे 1813 का चार्टर एक्ट भी पढ़ लिया था। 1813 का चार्टर एक्ट हमने कल पढ़ लिया था। ठीक, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि 1843 में एलन ब्रो के द्वारा दास प्रथा का अंत किया गया। 1843 में 1833 के चार्टर एक्ट के तहत एलन ब्रो, जो आगे चल के भारत का गवर्नर जनरल बनता है, उसके द्वारा दास प्रथा का अंत किया गया। महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये पूछा जा सकता है कि दास प्रथा का अंत में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो वो था एलन ब्रो। इसके बाद बंबई तथा मद्रास के गवर्नरों को विधायी शक्ति से वंचित कर दिया गया। बंबई तथा मद्रास के गवर्नरों को विधायी शक्ति से वंचित कर दिया गया। अच्छा, ये चीज समझने से पहले हमारे लिए ये भी जानना है कि विधायी शक्ति और दूसरा शब्द होता है प्रशासनिक शक्ति, इसमें अंतर क्या होता है? विधायी का मतलब ये होता है कि अगर हम सरल शब्दों में बात करें, विधि बनाने की प्रक्रिया, कानून बनाने की प्रक्रिया विधायी शक्ति के अंतर्गत आती है, और कानून को लागू करने की प्रक्रिया प्रशासनिक शक्ति के अंतर्गत आती है। बिल्कुल साधारण शब्दों में, कानून बनाने की प्रक्रिया विधायी शक्ति के अंतर्गत और कानून को लागू करने की प्रक्रिया प्रशासनिक शक्ति के अंतर्गत आती है। तो इसमें हमने पढ़ा बंबई तथा मद्रास के गवर्नरों को विधायी शक्ति से वंचित कर दिया गया। सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता के आयोजन का प्रयास किया गया। यहाँ पे आयोजन नहीं हो पाया, लेकिन सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता के लिए आयोजन का प्रयास किया गया। अच्छा, क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जो हमने पढ़ा था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो 4 सदस्यीय निकाय था, उसके विरोध के कारण, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण 1833 के चार्टर एक्ट में सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता के आयोजन का प्रयास तो किया गया, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इसकी शुरुआत नहीं की जा सकी। तो फिलहाल मेरे हिसाब से 1833 के चार्टर एक्ट से इतने पॉइंट काफी हैं। इससे आगे परीक्षा में किसी भी एक दिवसीय एग्जाम में इससे आगे कोई पॉइंट नहीं बनेगा। अच्छा, इसके बाद 1833 के बाद आता है 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट। अच्छा, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता के आयोजन का प्रयास किया गया, लेकिन असफल रहा। क्यों असफल रहा? क्योंकि यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस चीज का विरोध किया। लेकिन यहाँ पे भारतीय लोगों के लिए नागरिक सेवाओं के दरवाजे खोल दिए गए।
भारतीय लोगों के लिए नागरिक सेवाओं के दरवाजे खोल दिए गए, मतलब यहाँ पे जो प्रयास असफल हो गया था, यहाँ पे सफलता मिल गई। अच्छा, ये किस समिति की सिफारिश पर हुआ? तो यहाँ पे मैकाले समिति की सिफारिश पर बनते हैं। उसके बाद हम देखें गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया। विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। इससे पहले अभी मैंने आपको विधायी और प्रशासनिक के बारे में संक्षेप में और बहुत ही आसान शब्दों में उसका अंतर बताया, जो एक बार मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ कि विधायी का मतलब ये होता है कि जिसके तहत कानून का निर्माण, वह प्रक्रिया जिसके तहत कानून का निर्माण किया जाता है, और वह प्रक्रिया जिसके तहत कानूनों को लागू किया जाता है, प्रशासनिक शक्ति कहलाती है। इसमें पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया, यानी कि भारतीय लोगों को भी इसमें मौका मिला। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए पार्षद शामिल किए गए। इसमें गवर्नर जनरल की एक नई परिषद बनी, जिसमें 6 सदस्य शामिल किए गए, जिन्हें 6 पार्षद कहा गया, जिसमें से 4 पार्षद। अच्छा, यहाँ ऊपर मैंने पढ़ा कि स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया, उसी के संबंध में नीचे कहा गया है कि जो 6 नए सदस्य शामिल किए उसमें 4 पार्षद बंगाल, मद्रास, बंबई व आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा चुने जाने थे। जो 6 नए पार्षद शामिल किए गए उसमें से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बंबई व आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा उनका चुनाव किया जाना था। इसके बाद यह ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से संबंधित अंतिम चार्टर था। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से संबंधित अंतिम चार्टर था। उसके बाद आ जाता भारत शासन अधिनियम 1858। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट, संवैधानिक विकास में अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहीं से पूछे जाते हैं तो भारत शासन अधिनियम 1858 से पूछे जाते हैं। भारत का शासन अब ईस्ट इंडिया कंपनी से हटकर महारानी विक्टोरिया या ब्रिटिश क्राउन को 1 नवंबर 1858 को सौंप दिया गया। कल मैंने आपको ये बात बताई थी कि 1858 के भारत शासन अधिनियम से क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था वो अब पूर्णतया समाप्त होकर ब्रिटिश सरकार के अधीन चला गया, ब्रिटिश महारानी के अधीन चला गया, क्राउन के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का पद अब वायसराय हो गया। सबसे पहले, अब अगर इसको हम वहां से रिलेट करें तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जो गवर्नर था वो केवल बंगाल का गवर्नर था, जो क्लाइव बना था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो सबसे पहले वारेन हेस्टिंग्स बना था। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, संवैधानिक विकास होता चला गया, तो 1833 के चार्टर एक्ट से 1833 के चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। भारत का गवर्नर जनरल बनने वाला पहला कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। लॉर्ड विलियम बेंटिक की हमने यहाँ पे लिखा। उसके बाद जब हम भारत शासन अधिनियम 1858 पे पहुंचे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होकर सत्ता क्राउन के हाथों में चली गई, सत्ता ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश महारानी के हाथों में चली गई, तो गवर्नर जनरल का पद अब वायसराय हो गया। अच्छा, वायसराय का मतलब होता है राजा का प्रतिनिधि। वायसराय का मतलब होता है राजा का प्रतिनिधि हो गया। और पहला वायसराय कौन बना? कैनिंग। इस क्रम में सबसे पहला वायसराय कौन बना? कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बनाया गया। अच्छा, यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण फैक्ट, इसमें भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? वो भी कैनिंग था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। और जहां पे पहले वायसराय की बात होगी वहां पे भी कौन सा आंसर होगा कि हमारा भारत का पहला वायसराय कैनिंग था। इस क्रम में आगे बढ़ते हुए बीओसी, बीओसी का मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसकी स्थापना हमने पढ़ी थी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से हुई थी। याद होगा आपको, कल के वीडियो में मैंने बताया था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से हुई थी। वह बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसकी स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हुई थी। जब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना हुई थी, इनको समाप्त कर द्वैत शासन भी समाप्त कर दिया गया। इन दोनों निकायों को यहाँ पे समाप्त करते हुए जो शुरुआत में हमको द्वैत शासन की एक झलक देखने को मिली थी, यहाँ पे वो समाप्त हो गई। यहाँ पे एक और रही, 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। एक 15 सदस्यीय भारत परिषद बनाया गया, जिसका प्रमुख भारत सचिव होता था। जिसका प्रमुख किसको बनाया गया? भारत सचिव। अच्छा, भारत सचिव कौन होता था? भारत सचिव ब्रिटिश संसद का एक कैबिनेट स्तर का मंत्री था। जो भारत सचिव बनता था वो ब्रिटिश कैबिनेट का, ब्रिटिश संसद का एक कैबिनेट स्तर का मंत्री था। अच्छा, एक चीज और यहाँ एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आखिर जो भारत सचिव था उसके वेतन भत्ते, भारत सचिव के वेतन भत्ते क्या ब्रिटेन से लिए जाते थे या भारत से वसूले जाते थे?
तो भारत से, क्योंकि वो कहा गया था कि भारत के लिए कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा कि इसके वेतन भत्ते जो है भारतीय राजस्व से इसको प्रदान किए जाते थे, न कि ब्रिटिश राजस्व। ठीक। इसी अधिनियम के तहत मुगल बादशाह का पद भी समाप्त कर दिया गया। मध्यकालीन भारत में हम पढ़ेंगे मुगल प्रशासन, मध्यकालीन भारत जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो मध्यकालीन भारत में मुगल प्रशासन पढ़ेंगे। तो जब 1858 का भारत शासन अधिनियम लागू हुआ तो इसी के तहत मुगल बादशाह का पद भी समाप्त कर दिया गया, मुगल बादशाह का पद समाप्त कर दिया गया। तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत इतने क्वेश्चन किसी भी वनडे एग्जाम में, इससे ज्यादा क्वेश्चन आज तक नहीं पूछे गए हैं, मेरे हिसाब से आगे भी नहीं पूछे जाएंगे। अगर आपको इतने फैक्ट तैयार हैं तो इससे आगे चाहे आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हो, उत्तर प्रदेश दरोगा का एग्जाम हो, या और भी कोई वनडे एग्जाम हो, इसके अतिरिक्त कोई प्रश्न मेरे हिसाब से नहीं पूछे जाएंगे। जब हम 1858 भारत शासन अधिनियम पढ़ने के बाद अब हम यहाँ से पढ़ेंगे ताज का शासन। ताज का शासन का मतलब ये हो गया कि अभी तक हमने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पढ़ा था, और अब हम डायरेक्ट क्राउन के नेतृत्व का शासन पढ़ेंगे, जिसका नियंत्रण ब्रिटिश सरकार के हाथ में होगा। तो इसको हम 1858 से लेकर 1947 तक अगली क्लास में अब पढ़ेंगे। 1858 से लेकर 1947 तक अगली क्लास में, इसमें हमको पढ़ना है भी 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट, 1919 का चेम्सफोर्ड चेम्सफोर्ड वाला अधिनियम है, वो पढ़ना है। ठीक, इसी क्रम में हम आगे पढ़ेंगे और भी। 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे, उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन पढ़ेंगे, 1946 में कैबिनेट मिशन पढ़ेंगे। ठीक, 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम पढ़ेंगे, 26 जनवरी 1950 तक के 26 जनवरी 1950 तक के संविधान निर्माण से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप हैं, आगे की क्लासेस में हम आगे 2-3 क्लासों में भारत का संवैधानिक विकास समाप्त कर लेंगे, और उसके बाद हम प्रस्तावना और अन्य जो संविधान से संबंधित जो भी फैक्ट हैं, इसके आगे हम पढ़ते चले जाएंगे। ठीक, और ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी इस क्लास को यहीं पे समाप्त करूंगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो कृपया लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये मेरा वादा है कि हमेशा मैं क्लास फ्री पढ़ाऊंगा और पूरी जीएस कंप्लीट कराऊंगा। ये शुरुआती दौर है, मेरा दूसरा दिन है, थोड़ा मैं नर्वस भी महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपके लिए जितना अच्छे से अच्छा कंटेंट, मेरे पास कई स्रोत हैं, मेरे पास खुद के कई कई संस्थाओं के द्वारा बनाए गए नोट्स हैं जो मेरे पास उपलब्ध हैं, और बाकी मैं विशेष इसमें जो सहारा ले रहा हूँ वो लक्ष्मीकांत प्रकाशन की पॉलिटी का ले रहा हूँ। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।